हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक एग्ज़ाम प्रो में। वीकली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हैं। तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किस खाड़ी में भारत और जर्मनी की नौसेनाओं ने संयुक्त सैन्य अभ्यास किया? तो वो खाड़ी है अदन की खाड़ी। दोस्तों, इन क्वेश्चनों के साथ साथ मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है कि 26 अगस्त को यमन के निकट अदन की खाड़ी में भारत और जर्मनी की नौसेनाओं ने, कौन कौन से देश हैं दोस्तों? भारत हैं और जर्मनी हैं, दो देश हैं। तो भारत और जर्मनी की नौसेनाओं ने संयुक्त अभ्यास किया, जिसमें हेलीकॉप्टर को उतारना और तलाशी व जब्ती अभियान शामिल था। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि भारतीय नौसेना के युद्धपोत, जिसका नाम है त्रिकंड, ने जर्मनी के युद्धपोत बेयर्न के साथ अदन की खाड़ी में अभ्यास किया। समुद्री डकैतों के खिलाफ गश्त के लिए भारतीय नौसेना का पोत जो है वो त्रिकंड है, उसका प्रयोग इसमें किया जाता है। तो दो देशों के युद्धपोतों के माध्यम से यहाँ नौसेना ने अदन की खाड़ी में अपना अभ्यास किया है। तो इसके पश्चात हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोक्यो पैरालंपिक में अवनी लेखरा, यानी कि हमारे देश की खिलाड़ी हैं ये अवनी लेखरा, ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो वो प्रतिस्पर्धा या फिर जो गेम है उसका नाम है 10 मीटर एयर राइफल। तो इसके बारे में कि रविवार 5 सितंबर 2021 को जो टोक्यो पैरालंपिक हैं वो 2020 वाले 2021 में हुए हैं। तो रविवार 5 सितंबर को टोक्यो पैरालंपिक का आधिकारिक रूप से समापन हो गया। तो इस समापन समारोह में भारत की गोल्डन गर्ल अवनी लेखरा भारतीय दल की ध्वजवाहक रही। भारत की शूटर अवनी ने इस पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक और कांस्य पदक पर निशाना साधा। यानी कि कहने का क्या भाव है कि पैरालंपिक में उन्होंने स्वर्ण पदक और कांस्य पदक जीत लिया। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड और 4 मीटर एयर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। एक पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली अवनी लेखरा पहली खिलाड़ी बन गई है। कौन से देश की हैं ये? भारत देश की है। इसके पश्चात हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने किस खेल को 2032 तक गोद लेने की घोषणा की है? तो वो खेल है कुश्ती। तो गोद लेना क्या होता है कि किसी खेल को अडॉप्ट करना और उसका सारा खर्च जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार उठाएगी। तो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष जो हैं बृजभूषण शरण सिंह हैं। कौन है दोस्तों? भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने 2032 ओलंपिक तक, यानी कि अभी चल रहा है 2021 चल रहा है, तो 2032 में ओलंपिक खेल होंगे। तो तब तक उत्तर प्रदेश की सरकार कुश्ती खेल को गोद लेगी। कि इन्होंने घोषणा की है भारतीय कुश्ती महासंघ ने और इनके अध्यक्ष ने ये बोला है। उसके पश्चात यूपी सरकार 2032 तक 170 करोड़ रुपए का कुश्ती खेल पर निवेश करेगी। यानी कि 2021 से 2032 तक जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो टोटल 170 करोड़ रुपए इस खेल पे खर्च कर चुकेगी। उसके पश्चात उड़ीसा सरकार ने हॉकी खेल को समर्थन दिया है और इसी से प्रेरणा लेकर उन्होंने यूपी सरकार से कुश्ती खेल में उसी तरह से मदद की अपील की थी। तो ये किसने अपील की थी? यानी कि उत्तर प्रदेश को कुश्ती महासंघ ने बोला कि उड़ीसा सरकार ने हॉकी खेल को ना अडॉप्ट कर लिया है। तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार यानी कि योगी आदित्यनाथ जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं यूपी के, तो उनके सामने रिक्वेस्ट की कि आप भी इसी प्रकार से कोई खेल जो है वो गोद ले लीजिए। तो यूपी सरकार ने कौन सा खेल गोद लिया? कुश्ती खेल को गोद ले लिया 2032 तक। यूपी सरकार ने कहा कि एक छोटा सा राज्य है, कौन सा छोटा सा राज्य है वो? उड़ीसा। कि एक छोटा सा राज्य होने के बाद भी उड़ीसा बहुत ही शानदार तरीके से हॉकी का समर्थन कर रहा है। तो उन्होंने सोचा
किन्होंने, योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे हैं कि उन्होंने सोचा कि फिर एक बड़ा राज्य होने के बाद यूपी जो है कुश्ती का समर्थन क्यों नहीं कर सकती। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 29 अगस्त को। इसके बारे में बता दूं कि भारत में हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले, हॉकी के जादूगर मतलब कि हॉकी में वो इतने ज़्यादा टैलेंटेड थे कि उनको बोला जाता कि जैसे वो हॉकी खेल नहीं रहे बल्कि जादू कर रहे हैं। तो ये कौन थे? हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता था। उन्हीं की याद में खेल दिवस मनाया जाता है। ध्यानचंद ने ओलंपिक खेलों में भारत को हॉकी खेल में अपने दम पर 3 बार गोल्ड मेडल दिलवाया है। खेल दिवस के मौके पर राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के द्वारा द्रोणाचार्य, मेजर ध्यानचंद और अर्जुन अवार्ड खिलाड़ियों को देकर सम्मानित किया जाता है। यानी कि जो राष्ट्रपति भवन है वहाँ पर जो हमारे देश के बहुत ही बेटर खिलाड़ी होते हैं और जो कोच होते हैं उन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड, तो खासकर जो कोच होते हैं जो बेस्ट अपना कार्य देते हैं, अपनी रणनीतियाँ खिलाड़ियों को साथ, यानी कि खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं, उनकी टेक्निक में सुधार करते हैं, यानी कि एक गुरु के तौर पे बहुत बढ़िया कार्य करते हैं तो उनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। और बाकी को जैसे अर्जुन अवार्ड और मेजर ध्यानचंद अवार्ड से पुरस्कृत किया जाता है। उसके पश्चात नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है BH सीरीज BH सीरीज रजिस्ट्रेशन क्या है? तो यह है भारत सीरीज। इसके बारे में बता दूं आप सभी को कि भारत सरकार ने एक राज्य से दूसरे राज्य में जो व्हीकल हैं, जैसे आपके पास बाइक है या कार वगैरह है, इस प्रकार से, तो इन व्हीकल को बिना किसी बाधा के ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को सुगम बना दिया है। कैसे बना दिया कि इसके लिए भारत सीरीज वाहनों के लिए एक नया रजिस्ट्रेशन मार्क लागू किया, यानी कि एक रजिस्ट्रेशन मार्क लागू कर दिया जाएगा जो भी ये BH सीरीज को फॉलो करेगा। इससे पहले क्या था कि इससे पहले मोटर वाहन अधिनियम 1988 के खंड 47 के तहत यह नियम था क्या कि किसी व्यक्ति को वाहन के रजिस्ट्रेशन वाले राज्य के अतिरिक्त अगर किसी अन्य राज्य में वाहन को 12 महीने से अधिक समय तक रखना होता था तो नया रजिस्ट्रेशन करवाना होता था। लेकिन अब ऐसा करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि उस समय जो पहला 1988 के खंड 47 का जो भी अधिनियम था, जो भी नीति दिया, जो भी कानून था, कि उसके अंदर क्या होता था कि कोई भी सरकार, खासकर ये जो नीति बनाई है दोस्तों, ये बताना चाहूँगा कि ये नीति उनके लिए बनाई है जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं या गैर सरकारी संगठनों इसके तौर पे कार्य करते हैं, सिर्फ उनके लिए ये नीति लागू की गई है। आम आदमी को इससे कोई सुविधा प्राप्त नहीं होगी, उनके लिए नहीं है, सिर्फ जो जॉब करते हैं उनके लिए है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी विभाग होते हैं कि जैसे कि एक राज्य से दूसरे राज्य में भी उन सरकारी अधिकारियों को कार्य करना पड़ता है, तो इसके लिए उन्हें अपने जो वाहन है वो भी दूसरे राज्य में रखने पड़ते हैं और इसलिए उनको रजिस्ट्रेशन पहले करवाना पड़ता था, उन्हें अलग से करवाना पड़ता था। लेकिन अब क्या होगा, BH सीरीज दी जाएगी तो उससे पता चलता रहेगा कि भी ये दूसरी स्टेट से बिलोंग करता है और यहाँ पे ये गवर्नमेंट जॉब कर रहा है। तो इस प्रकार से उन जितने भी सरकारी मुलाजिम है, नौकरी करने वाले हैं, उनको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसके पश्चात नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की किस राज्य सरकार ने श्रीलंकाई शरणार्थियों के लिए 317 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। तो कह रहे हैं कि श्रीलंका से जो लोग भारत के अंदर आए हैं और खासकर किस राज्य में है, तमिलनाडु की बात हो रही है यहाँ पर, तो तमिलनाडु राज्य की सरकार ने श्रीलंका शरणार्थियों के लिए 317 करोड़ रुपए पैकेज की घोषणा की है। इसके पीछे भी कोई कारण होगा तो मैं आपको बताऊंगा वो कारण क्या है। कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन, कौन है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन, उन्होंने श्रीलंका से आए हुए शरणार्थियों के लिए 317 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। इस घोषणा क्या कारण है कि या फिर ये क्यों की गई है? इस घोषणा के पश्चात क्या हुआ कि इन शरणार्थी कौन से, जो श्रीलंका से भारत में खासकर तमिलनाडु राज्य में जो पहुंच चुके हैं या वहां पे रह रहे हैं, तो इन शरणार्थियों को भारत की नागरिकता प्राप्त करने में यह मदद मिलेगी। यानी कि उनको इससे जो 317 करोड़ का पैकेज मिला है उनके लिए दिया गया है, तो इससे
इनको भारतीय नागरिकता मिलने में शायद मदद मिल जाए। तो मुख्यमंत्री स्टालिन ने क्या कहा है कि 317 करोड़ रुपए जो यानी कि ये घोषणा की गई ना कि भी 317 करोड़ रुपए सिर्फ इनके लिए निश्चित किया गया है। तो ये जो खर्चा है ये खर्च करने के लिए उन्होंने एक समिति का गठन किया और यह राशि जो है शरणार्थियों के घरों के पुनर्निर्माण में प्रयोग होगी। यानी कि जो खर्चा होगा ना तो ये शरणार्थियों के घरों का निर्माण किया जाएगा, उनका पुनर्निर्माण किया जाएगा, उस पर खर्च किया जाएगा। बुनियादी ढांचे हैं उन पे खर्च किया जाएगा। शिक्षा है उस पर खर्च किया जाएगा। नौकरी है या फिर नौकरी दिलाने के जो अवसर हैं वो सुनिश्चित कराने के लिए 317 करोड़ रुपए, यानी कि इनमें से जो राशि है ना टोटल ये इन भागों में या इन पार्टों में डिवाइड हो जाएगी। जीवन में सुधार लाने के लिए और विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए खर्च की जाएगी। तो जो शरणार्थी हैं इनके बारे में बता दूं आप सभी को कि जब हमारे देश के अंदर अंग्रेजों का शासन था, यानी कि हम भारतीय कभी अंग्रेजों के गुलाम थे, या आप सभी को इसके बारे में मालूम होगा कि 200 सालों तक अंग्रेजों ने भारत पर क्या किया था, यानी कब्जा कर रखा था। तो उस समय भारत में से खासकर जो साउथ इंडियन है, साउथ वाले जो राज्य हैं वहाँ से खासकर तमिलनाडु केरला वगैरह यहाँ से बहुत सारे लोगों को और खासकर तमिल लोगों को श्रीलंका में ले जाया गया था और वहाँ पे उनसे जोर जबरदस्ती, यानी कि यहाँ से जोर जबरदस्ती गुलामों की तरह वहाँ पे ले जाया गया और वहाँ पर उनसे जैसे कि चाय फीम वगैरह या मेहनत मजदूरी का कार्य करवाया गया, वहाँ पे उनसे खेती बाड़ी करवाई गई। तो अब क्या हुआ, अब तो यानी कि वो भी आज़ाद है, भारत भी आज़ाद है, अंग्रेजों का कोई राज वगैरह नहीं है। तो वहाँ पे रहने वाले जितने भी लोग हैं वो खुद को बोल रहे हैं कि हम भारत के रहने वाले हैं। तो वो कहते हैं कि भी हम भारत के नागरिक हैं और हम शुरू से ही भारतीय थे, लेकिन हमें अंग्रेज यहाँ ज़बरदस्ती ले गए थे, लेकिन हम भारत में रहना चाहते हैं, हमें भारतीय की नागरिकता मिले। इस प्रकार से उनकी मदद करने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। उसके पश्चात क्वेश्चन है कि भारत में कितनी आबादी को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। यानी कि जैसे कि कोरोना नामक महामारी जो है पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी है, तो इस प्रकार से भारत में भी बहुत ही ज़्यादा फैल चुकी है। तो उसके लिए टीकाकरण जो चला हुआ है, यानी कि डोज वैक्सीन जो दी जा रही है, तो भारत में की पहली डोज, यानी कि दूसरी डोज भी बहुत से लोगों को या नागरिकों को दी जा चुकी है, लेकिन पहली डोज की बात हो रही है इस क्वेश्चन में। तो कितनी डोज दी जा चुकी है? 50% लोगों को यह पहली डोज दी जा चुकी है। और इसके बारे में आप सभी को और बता दूं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, एक क्वेश्चन ये भी बन रहा है आपका पहली ही लाइन में कि हमारे भारत देश के जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है वो कौन है? मंत्री मनसुख मंडाविया। तो उन्होंने क्या कहा है कि भारत की 50% आबादी को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक दे दी गई है या दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की जानकारी के अनुसार 61 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है, यानी कि आधी आबादी होगी 125 करोड़ या 130 करोड़ के करीब हमारे देश की पॉपुलेशन हो चुकी है। जनगणना नहीं हो पाई है, 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण ये जनगणना नहीं हो पाई है, क्योंकि जो जनगणना है हर 10 साल के पश्चात हमारे देश में होती थी। अंग्रेजों के समय में ये प्रारंभ हुई थी, लॉर्ड मेयो के टाइम में हुई थी, तो अभी भी ये चल रही थी। तो इस प्रकार से ये जनगणना नहीं हो पाई, तो सभी को पता चल सकता कि अभी हमारे देश की पॉपुलेशन रियल में वास्तविक तौर पर कितनी है। तो फिर भी अंदाजा है कि 130 करोड़ के करीब हमारी पॉपुलेशन हो चुकी है और उसमें से 130 करोड़ लोगों में से 60 करोड़ लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है। तो उसके पश्चात तो ये जो पहली डोज है तो इसके बारे में बात हो रही है कि 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के जो 23 करोड़ 18,95,731 व्यक्तियों को ये पहली डोज दी जा चुकी है। तो उसके पश्चात 2,33,74,357 को दूसरी डोज दी जा चुकी है। इस प्रकार से आपको पता चल रहा है कि 50% लोग यानी कि 21 करोड़ लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के किस दूसरे राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने की घोषणा की है या ऐलान कर दिया है? तो वो राज्य है मध्य प्रदेश। और दूसरा राज्य क्या है दोस्तों कि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जो दूसरे नंबर पर है। मध्य प्रदेश से पहले जो ये मध्य प्रदेश है, इससे पहले किसी और राज्य ने भी ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है इसको लागू कर दिया है। तो बीजेपी सरकार ने ये नीति लेके आए हमारे देश में, तो इस नीति को कर्नाटक ने तो वहाँ पे अपने राज्य के अंदर लागू कर दिया। उसके पश्चात मध्य प्रदेश है जो दूसरा राज्य बना है। इसके बारे में आप सभी को बता दूं कि मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने 24 अगस्त गुरुवार का दिन था और तारीख क्या है
26 अगस्त। 26 अगस्त गुरुवार को मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 2020 को लागू करने का ऐलान कर दिया। मध्य प्रदेश कर्नाटक के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया। तो अभी जैसे दोस्तों मैंने आप सभी को बताया था कि मध्य प्रदेश दूसरा राज्य बना है, तो यानी कि इससे पहले कोई और राज्य है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू कर चुका है, तो वो पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक राज्य है। यानी कि आने वाले समय में जब भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में बात होगी तो कर्नाटक राज्य के बारे में पहले बात होगी कि कर्नाटक राज्य ने अपने राज्य के अंदर ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू कर दिया। और उसके पश्चात किस राज्य ने लागू किया था? मध्य प्रदेश ने लागू किया। तो मध्य प्रदेश दूसरा राज्य बन गया। तो इस मौके पर जब मध्य प्रदेश यानी कि 26 अगस्त 2021 को मध्य प्रदेश में जब इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया जा रहा था या ऐलान किया जा रहा था, तो इस मौके पर कौन कौन लोग मौजूद थे, यानी कि कौन से मंत्री, मुख्यमंत्री वगैरह कौन थे? तो इस मौके पर मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल है मंगू भाई जी पटेल और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी इस मौके पर वहां मौजूद थे जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मध्य प्रदेश में लागू करने की घोषणा की जाती। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये जो आदर्श वाक्य हैं या शब्द हैं, जो भी आप बोल सकते हैं इसको, तो ये सभी जो कौन से हैं? वैसे समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखे हुए हैं। तो ये किस देश से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं फ्रांस देश से। इसके बारे में मैं आप सभी को बता दूं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखे हुए जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व नामक जो आदर्श वाक्य हैं या आदर्श शब्द हैं, जो फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं, जो कि फ्रांस में 1789 में हुई फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य आधार माने गए थे। क्या थी कि 1789 की क्रांति? 1789 की क्रांति के समय में फ्रांस में जो सम्राट का शासन चलता था और वो सम्राट थे लुई 16। तो लुई 16 के समय में वहाँ की जो जनता थी उन पे बहुत ज़्यादा अन्याय, अत्याचार वगैरह हो रहा था। वो जोर जबरदस्ती कर रहे थे, फालतू बहुत ज़्यादा टैक्स पे टैक्स वहाँ पे लगाया जा रहा था। ऊंचे जो अमीर लोग थे या पादरी वर्ग वगैरह थे उनसे टैक्स वगैरह नहीं लिया जाता था, उनसे बहुत कम यानी कि नाम मात्र का टैक्स लिया जाता था। ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स किससे लिया जाता था? जो जनसाधारण लोग थे, गरीब लोग थे, मेहनत मजदूरी करने वाले, वकील वगैरह इस प्रकार के जो लोग थे उनसे ये टैक्स लिया जाता था। वो तो उनके खिलाफ, या फिर जो राजा था वो बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा था, बहुत अन्याय कर रहा था लोगों पे, तो उसके खिलाफ उन्होंने क्रांति की। जैसे कि हमारे देश के अंदर जो सबसे पहली क्रांति कौन सी थी? 1757 की क्रांति, जब प्लासी और बक्सर के माध्यम से अंग्रेजों ने भारत पे शासन करना प्रारंभ कर दिया। तो उसके पश्चात 1857 की क्रांति किसके खिलाफ की रही थी? अंग्रेजों के खिलाफ। इसी प्रकार से फ्रांस के अंदर भी सबसे पहली क्रांति जो 1789 में की गई थी। तो उसके पश्चात क्या हुआ था वहां पे? उस क्रांति में फ्रांस के निरंकुश और अराजक राजतंत्र के विरुद्ध जनता ने अपने अधिकारों को पाने के लिए संगठित संघर्ष किया था। संगठित यानी कि मतलब कि वहां की जनता इकट्ठी हुई थी और राज्य के खिलाफ वो सभी एक हो गए थे और उन्होंने राज्य को गद्दी से उतार दिया और वहां की सत्ता का परिवर्तन कर दिया, यानी कि राजतंत्र को समाप्त कर दिया और जनतंत्र को वहां पे लागू कर दिया गया। और सत्ता परिवर्तन करके उन्होंने क्या किया? जनरल असेंबली, या फिर उसको बोलते थे वो काउंसिल भी बोलते थे और जनरल असेंबली भी उसको बोला जा सकता है। तो काउंसिल के शासन को उन्होंने स्थापित कर दिया, यानी कि राजतंत्र को खत्म करके वहां पे शासन किसका किया? काउंसिल का। और इस क्रांति का सूत्रवाक्य किया गया था स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, यानी कि हम सभी स्वतंत्र है, राजतंत्र से वो मुक्त हो चुके हैं, उस अत्याचार के खिलाफ मुक्त हो चुके हैं, अब वो सभी समान मान रहे हैं अपने आप को और वो भाई बंधु की तरह वहां पे रह रहे हैं। कौन से देश की बात है दोस्तों? ये फ्रांस देश की बात है। और उसके संविधान से क्या लिया गया था? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। और ये कहाँ पे लिखे हुए हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। उसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दुनिया के सबसे खतरनाक किस गेंदबाज ने अचानक से संन्यास ले लिया? तो वो खतरनाक क्रिकेटर हैं, खिलाड़ी हैं डेल स्टेन, जिन्हें एक तरह से स्टेन गन का एक से दर्जा दिया गया है, यानी कि एक गन का दर्जा दिया गया था कि जैसे गन से गोली निकलती है इसी प्रकार से जो डेल स्टेन है वो जब बॉलिंग करते हैं तो वो भी इसी प्रकार से गेंद जो है फेंकते हैं तो वो भी ऐसे ही दिखाई देती है जैसे स्टेन गन से गेंद फेंकी जा रही हो। इसके बारे में बता दूं कि दक्षिणी अफ्रीका देश के रहने वाले तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने जो ये घोषणा की डेल स्टेन ने, तो वो 38 साल के हो चुके हैं।
38 साल की उम्र में उन्होंने क्रिकेट छोड़ने का फैसला किया। डेल स्टेन के नाम, यानी कि जो क्रिकेटर हैं आप सभी को मालूम ही है, खासकर भारतीयों को, क्योंकि भारत के तो बहुत बड़े फॉलोवर्स हैं यहाँ पे, बहुत बड़े फैन हैं, खासकर जैसे विराट कोहली वगैरह वगैरह, सचिन तेंदुलकर, सभी की फैन फॉलोवर हैं। बेशक से हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन हॉकी के बारे में इतना नहीं जानते जितना क्रिकेट के बारे में जानते हैं। तो क्रिकेट के बारे में आप सभी जानते हैं कि 3 प्रकार के प्रारूप हैं इसमें, टेस्ट हैं, वनडे हैं और T20 हैं। तो डेल स्टेन ने जो टेस्ट खेले हैं वो 93 टेस्ट खेले हैं। 93 टेस्टों में 439 विकेट वो प्राप्त कर चुके हैं। इसके अलावा वो 125 वनडे खेल चुके हैं। 125 वनडों में उन्होंने 196 विकेट प्राप्त किए। इसके साथ साथ वो T20 मैच भी खेल चुके हैं। T20 के उन्होंने 47 मैच खेले हैं और इन 47 मैचों में वो 64 विकेट चटका चुके हैं, यानी कि उन्होंने ये टोटल विकेट प्राप्त किए हैं। इसको आप सभी ध्यान से देखना। इसके पश्चात अगला जो हमारा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने अपनी जनता को पानी का बिल माफ करने का ऐलान किया है? यानी कि कोई एक ऐसा राज्य है जो वहाँ की जनता को फ्री में पानी देगा, एक तरह से ये आप कह सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो वो कौन सा राज्य है? गोवा। अब आप सभी हैरान होंगे कि ऐसा राज्य है जो पानी बिल्कुल ही फ्री उपलब्ध कराएगा। तो इसके बारे में बता दूं कि सारी जनता को नहीं, ये पानी यानी कि फ्री में पानी मिलेगा। कैसे मिलेगा, किन को मिलेगा, बताता हूँ आप सभी को। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो इस क्वेश्चन के। तो वो एकमात्र गोवा राज्य हुआ, यानी कि गोवा की यानी कि सरकार ही हुई ना। तो गोवा की सरकार के अंदर जो मुख्यमंत्री है वो है प्रमोद सावंत। तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 1 सितंबर से अपनी जनता को मुफ्त पानी देने का ऐलान कर दिया। उसके पश्चात क्या हुआ, 16,000 लीटर पानी मुफ्त दिया जाएगा। किन्होंने बोला? गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने। किस दिन बोला? 1 सितंबर को। तो 1 सितंबर से 60% परिवारों को 0 बिल मिलेगा। अब आप सभी को पता चल गया होगा। कहने का भाव है कि अगर गोवा के अंदर 100 लोग रहते हैं, उदाहरण के लिए एग्जाम्पल लेकर समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे कि गोवा में 100 लोग रहते हैं, 100 में से 60 लोगों को ये फ्री में पानी दिया जाएगा, 40 लोगों को फ्री में पानी नहीं मिलेगा। समझ में आ गया होगा सभी को। तो कहने का भाव है कि 1 सितंबर से 60% परिवारों को 0 बिल मिलेगा। उनके पास कोई बिल नहीं आएगा। किसका? पानी का। फ्री में पानी दिया जाएगा। और ये सुविधा किसको दी जाएगी? फ्लैट और कॉम्प्लेक्स में रहने वालों को। और इस योजना का लाभ ये लोग उठा सकेंगे। उन्होंने कहा, किन्होंने कहा? ये मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने। उन्होंने कहा कि रेस्तरां को अब उद्योग के बिलों का भुगतान नहीं करना होगा। अब रेस्तरां है, रेस्टोरेंट वगैरह जैसे बोलते हैं, तो इस प्रकार से जो ये रेस्तरां है ना, अब इनको उद्योग के बिलों का भुगतान नहीं करना होगा। उन्होंने कहा है कि हम इस पानी को बर्बाद नहीं कर रहे हैं। भाई पानी बर्बाद नहीं कर रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं। तो हमारे सामने तो यही है, जैसे कि मैं यही मानूंगा कि भी वो तो एक तरह से पानी वेस्ट हो रहा है। पानी वेस्ट करेंगे तो बिल तो आएगा नहीं। अगर बिल आता तो लोगों को लगता कि भी हम जो अगर ज़्यादा पानी वेस्ट करेंगे या ज़्यादा पानी यूज़ करेंगे तो हमारा बिल ज़्यादा आएगा। तो उन्होंने खुद ये ऐलान किया है, अपने जो यानी कि बोला है, क्या कहा है कि हम पानी बर्बाद नहीं कर रहे हैं, हम मुफ्त पानी पाने के लिए, मुफ्त में पानी प्राप्त करने के लिए पानी बचाना चाहते हैं। ये किन्होंने बोला है? गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने। किस दिन बोला? 1 सितंबर को। आप इसको ध्यान से देखना, वीडियो को अच्छे से। इसके पश्चात नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस लेखक को राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? यानी कि 2021 चल रहा है तो वो 2020 की बात है। 2020 के अंदर उन्होंने बढ़िया कार्य किया तो 2021 में ही मिलेगा। तो वो कौन है? भंवर सिंह सामोर, जिन्हें क्या कौन सा अवार्ड मिला है? राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार। इनके बारे में मैं बता दूं कि साहित्य अकादमी के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर चंद्रशेखर कंभार हैं। इन्होंने क्या किया है? नेपाली एवं राजस्थानी, जो नेपाली है और राजस्थानी है, ये दोनों भाषाएं हैं। इन दोनों भाषाओं को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। कि इन्होंने की है ये अपनी स्वीकृति प्रदान? जो साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर चंद्रशेखर कंभार। इसके पश्चात प्रख्यात नेपाली लेखक हैं, उनका नाम है शंकरदेव डकाल। कौन है? शंकरदेव डकाल। और उनकी कृति है क्रियाको कोख। कौन सी कृति है उनकी, यानी कि कौन सी रचना उन्होंने लिखी है? क्रियाको कोख के लिए। और राजस्थान के प्रख्यात यानी कि प्रसिद्ध लेखक भंवर सिंह सामोर की कृति है, यानी कि उनकी रचना है भंवर सिंह सामोर की संस्कृति री सनातन दिठ।
यानी कि ये जो दो लेखक हैं, एक नेपाली लेखक शंकरदेव डकाल और दूसरे लेखक जो राजस्थानी कहलाए हैं वो है भंवर सिंह सामोर। इन दोनों लेखकों को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार तो इन्हें प्रदान किया गया है। तो इसके साथ साथ ये क्या होता है, इसके अंदर एक ताम्र फलक होता है और उसके साथ साथ 1,00,000 रुपए का इनाम इन्हें दिया जाता है, जिन्हें भी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त होता है। तो उसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रो कबड्डी लीग हमारे देश के अंदर जो बहुत यानी कबड्डी के बहुत नेशनल लेवल पे यानी कि टीमें गठित की हुई हैं, जैसे कि कबड्डी पटना पायरेट्स या फिर यूपी योद्धा, हरियाणा स्टीलर्स वगैरह, इस प्रकार से ये टीमें होती हैं। आपस में पूरे भारत के अंदर से बड़ी बहुत बेस्ट खिलाड़ी को आपस में खरीदती हैं। तो उसके पश्चात कबड्डी मैच होता है। तो ये जैसे कि आईपीएल होते हैं बस, यानी कि आईपीएल समझ लीजिए वो क्रिकेट है, ये कबड्डी है। आईपीएल में जिस प्रकार से क्रिकेटर वर्ल्ड के भी छांटे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बात इस प्रो कबड्डी लीग के अंदर हमारे देश के खिलाड़ी चुने जाते हैं। तो प्रो कबड्डी लीग में सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में किसे खरीदा गया है? तो खरीदा गया है प्रदीप नरवाल को। किसके तौर पर? जी प्रो कबड्डी लीग के, यानी कि जब से ये प्रो कबड्डी लीग प्रारंभ हुई है तो तब से लेकर 2021 तक जितने भी खिलाड़ी खरीदे गए जा चुके हैं ना दोस्तों, तो उनमें सबसे महंगे खिलाड़ी हैं प्रदीप नरवाल। इसके बारे में मैं बता दूं आप सभी को कि दिसंबर में होने वाली प्रो कबड्डी लीग के लिए सॉरी, जो प्रदीप नरवाल हैं सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में खरीदे गए हैं। कितने में खरीदा गया इनको, कितने रुपए में? तो इन्हें 1.65 करोड़ रुपए की कीमत पर यूपी योद्धा ने खरीदा। यूपी योद्धा यानी कि टीम का नाम है। यूपी योद्धा ने खरीदा है इनसे पहले, किन से पहले? प्रदीप नरवाल से पहले प्रो कबड्डी लीग में 2018 में मोनू गोयल को 1 करोड़ 51 लाख में खरीदा गया था। तो अब उनको पीछे छोड़ दिया इन्होंने, किन्होंने? प्रदीप नरवाल ने। और प्रदीप नरवाल को खरीदा किसने है? यूपी योद्धा ने। तो अब मोनू गोयल दूसरे नंबर पे आ गए, ठीक है। उसके पश्चात कह रहे हैं जो प्रदीप नरवाल हैं वो हरियाणा के रहने वाले हैं, ठीक है। और उनका जन्म कहाँ हुआ? 16 फरवरी 1999 को प्रदीप नरवाल का जन्म हुआ। और गांव कौन सा है? रिढाना। और जिला हरियाणा का कौन सा है? वो सोनीपत। यानी कि सोनीपत जिले के गांव रिढाना में 16 फरवरी 1999 को प्रदीप नरवाल का जन्म हुआ। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में सप्ताह में सिर्फ 3 घंटे, कितने? 3 घंटे, कितने में? पूरे वीक में, पूरे सप्ताह में 3 घंटे ऑनलाइन गेम खेल पाएंगे उस देश के बच्चे। यानी कि एक ऐसा देश, चलो आंसर पढ़ लेते हैं पहले, कि चीन है वो देश, कि चीन देश के अंदर जो बच्चे ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो वो ये गेम्स पूरे वीक में सिर्फ 3 घंटे खेल पाएंगे। इसके लिए वहाँ कानून बना है, नीति बनी है। कहाँ, किसने की है? किसने बनाई ये नीति? चाइना की सरकार ने। सरकार ही बनाती है दोस्तों सभी जगह जो भी कानून बनते हैं। तो इनके बारे में बताऊँ मैं कि चीन में ऑनलाइन गेम को लेकर नया नियम बना दिया गया है, यानी कि एक तरह से नया कानून बन गया वहाँ पर बच्चों के लिए। तो चीन देश के बच्चे सप्ताह में 3 घंटे ही ऑनलाइन गेम खेल सकेंगे। जैसे कि हाँ पबजी वगैरह थी ना दोस्तों, आप सभी को पता होगा इसकी वजह से कितना बहुत ज़्यादा गलत इफेक्ट ज़्यादा पड़ रहा था। ऑनलाइन गेम थी एक तरह से, सारा दिन इसी में ही लगे होते थे, तो उसको बैन कर दिया गया है या काफ़ी कुछ इसमें चेंज किया गया था या बंद कर दिया गया हमारे देश के अंदर। तो चाइना देश में टेक्नोलॉजी कंपनियों पर होने वाली यह बड़ी कार्रवाई का यह नियम एक हिस्सा है। यानी कि चाइना के अंदर जो कंपनियां हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी क्या करती हैं? ज़्यादातर ऐप वगैरह बनाती है या गेम्स वगैरह बनाती हैं, तो वो ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। तो अगर वो ऑनलाइन गेम खेलेंगे तो उनको, इन कंपनियों को बेनिफिट होता। लेकिन अब क्या हुआ? तो ऑनलाइन गेम तो सिर्फ सप्ताह में सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे खेले जाएंगे। कौन से देश की बात है? चीन देश की बात है। तो इससे उनको नुकसान ही होगा। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, बोल तो दिया है मैंने लेकिन फिर भी पढ़ते हैं कि नए नियमों का उद्देश्य खेलों में बच्चों की अधिक भागीदारी को रोकना है, उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना है। चीन सहित दुनिया भर में हाल ही के दिनों में बच्चों में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर क्रेज बढ़ता जा रहा है। यानी कि आप सभी ने देखा चीन के अंदर तो बढ़ रहा है, हमारे देश के अंदर भी ये ऑनलाइन गेमिंग का जो स्तर है यानी कि सिर चढ़कर बोल रहा है। लेकिन चाइना ने तो कानून बनाकर इसको कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन हमारे देश में तो फिलहाल इस प्रकार की ऑनलाइन गेमों को खेलने के लिए कोई कानून वगैरह या नीति वगैरह नहीं बनती, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन चाइना जो है इन मामलों में, बहुत सारे मामलों में वो एक्टिव है। जिस प्रकार से एक और एग्जांपल दूं कि जैसे कि विश्व वर्ल्ड के अंदर कोई भी ऐप आते हैं या
कुछ भी आता है नया टेक्नोलॉजी से कुछ भी रिलेटेड हो, तो चाइना उसके मुकाबले में अपने देश के अंदर वो चीज़ बिल्कुल ही उसकी कॉपी बना देता है, जिससे किसी और देश को वो चीज़ का बेनिफिट ना मिल पाए। बेनिफिट किसको मिले? चाइना को ही मिले। ठीक है, तो यानी कि अपने देश के लोगों के लिए वो अब एक तरह से उनकी तरफ से देखा जाए, उनकी सोच को देखा जाए तो वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं कि कह रहे हैं कि ऑनलाइन गेमिंग को लेकर क्रेज बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण उनके शरीर को हानि पहुंच रही है। इसको देखते हुए चाइना ने ऑनलाइन गेम के लिए नई नीति अपनाई है। तो आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके पश्चात आगे चलते हैं। विश्व नारियल दिवस, वर्ल्ड कोकोनट डेज, कब मनाया जाता है? 2 सितंबर को पूरे वर्ल्ड में विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। तो हमारे देश के बारे में बात करते हैं या फिर इसके बारे में बात करते हैं कि हर साल संपूर्ण विश्व में 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नारियल का वैज्ञानिक नाम जो है कोकस न्यूसीफेरा है। यह पाम फैमिली से संबंधित है। भारत के 4 दक्षिणी राज्यों कौन कौन से हैं? यानी कि भारत के दक्षिण दिशा के अंदर जो राज्य हैं उनके अंदर कौन कौन से हैं? वो 4 राज्य हैं, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। कौन कौन से हैं? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। इनमें नारियल की खेती की जाती है। देश का 90% नारियल यहीं से प्राप्त किया जाता है। यानी कि हमारे देश के अंदर जो, अगर अभी पीछे भी जैसे एग्जाम्पल दिया कि 100 की बात करूंगा मैं, 100 छोटा सा एग्जाम्पल ही देता हूं दोस्तों में, कि जो जैसे कि 100 नारियल हम पूरे भारत देश में पैदा करते हैं, तो उनमें से 90 नारियल तो सिर्फ और सिर्फ इन 4 राज्यों में पैदा किए जाते हैं, या इन 4 राज्यों में उनकी खेती की जाती है नारियल की। तो वो कौन से राज्य हैं? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। और ये जो खेती होती है नारियल की, ये किस प्रकार की मिट्टी में है, कैसा इन्वायरमेंट वगैरह चाहिए? तो ये जो नारियल की खेती है, ये नमकीन मिट्टी में समुद्र के किनारे उगाया जाता है। नारियल से बनी वस्तुओं के निर्यात से हमारे देश को लगभग 470 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय आमदनी होती है दोस्तों। यानी कि नारियल को की जो बिक्री करेंगे तो इससे हमारे देश को बहुत मोटी इनकम होती है। तो वो कितनी है? 470 करोड़ रुपए की। और नारियल का उपयोग जो है धार्मिक कर्म कांडों में किया जाता है भारत में, इसलिए है पवित्र माना जाता है। धार्मिक कर्म कांड, छोटा सा एक और एग्जांपल दें। धार्मिक कर्म कांड कैसे है कि जैसे कि नवरात्र आते हैं, नवरात्रा खासकर गुजरात में बहुत प्रसिद्ध है, उत्तर भारत में, यानी मैक्सिमम तो मैं तो यही बोलूँगी पूरे भारत में ये फेमस होता है। जो नवरात्रे होते हैं, नवरात्रे में क्या होता है? माता की पूजा की जाती है, 9 दुर्गा की पूजा की जाती है। और जब नवरात्रे से एक दिन पहले या फिर जो पहला नवरात्रा होता है, तो उस दिन नारियल चुनरी वगैरह रख कर सभी यानी कि उपवास वगैरह प्रारंभ करते हैं। 9 दिनों तक उपवास रखते हैं। तो इस प्रकार से आप सभी समझ ही गए होंगे, जो खासकर उपवास रखते हैं तो वो उनको सभी को मालूम ही है कि जो नारियल है किस प्रकार से पवित्र है। इसके पश्चात नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जिसे बोला जाता है CBDT, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाए गए हैं JB महापात्र। तो इनके बारे में बता दूं कि 1 सितंबर 2021 को कार्मिक मंत्रालय ने JB महापात्रा को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जिसे बोला जाता है CBDT, का अध्यक्ष बनाया गया है। महापात्रा 1985 बैच के भारतीय राजस्व सेवा में अधिकारी हैं। 1985 बैच के हैं, यानी कि 1985 में इन्होंने UPSC वगैरह का एग्जाम क्वालिफाई किया और राजस्व सेवा में ये अधिकारी बन गए, यानी कि इनको ये पद प्राप्त हो गए। इस समय जो ये कौन है? JB महापात्रा। इस समय JB महापात्रा आयकर विभाग के लिए नीति तैयार करने वाली CBDT के सदस्य हैं। इसके साथ साथ वह PC मोदी, यानी कि ये रिटायर हो चुके हैं। PC मोदी ये CBDT के अध्यक्ष के तौर पे अभी कब रिटायर हुए? 31 मई को ये यहाँ से रिटायर हो गए थे PC मोदी। तो इनका कार्यकाल खत्म हो गया 31 मई के पश्चात से ही जो ये महापात्रा हैं, कौन से? JB महापात्रा है ना, ये CBDT के अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे थे। अतिरिक्त कार्यभार मतलब बता देता हूँ छोटा सा एग्जाम्पल। जैसे कि राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति की जैसे बीमार हो जाते हैं, डेथ हो जाती है, या फिर उनका कार्यकाल पूरा नहीं हो जाता, और जब तक नए राष्ट्रपति नहीं आ जाते, नए राष्ट्रपति जब तक नहीं चुने जाते, तो इन राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में जो उपराष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति का कार्य करते हैं। समझ आ गया होगा सभी के दोस्तों को कि जो ये JB महापात्र हैं, इन्होंने अतिरिक्त प्रभार संभाल रखा था किसका? CBDT के अध्यक्ष पद का। सबसे बड़ा बैंक जिसके नीचे हमारे देश के सारे बैंक हैं। RBI ने किस बैंक पर KYC नियमों के पालन में ढिलाई के कारण जुर्माना लगाया है?
तो वो कौन सा बैंक है? एक्सिस बैंक है, जिस पर आरबीआई ने केवाईसी के नियमों के पालन में ढील देने की वजह से उन पर जुर्माना लगा दिया है। तो बता दूं मैं आपको इसके बारे में कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि फरवरी और मार्च 2020 के दौरान एक्सिस बैंक ने एक ग्राहक के खाते की जांच की गई तो उसमें कुछ कमी पाई गई। कानून की ये जो नियम है केवाईसी के, उन नियमों में ढील देखी है। किसने देखी है? ये भारतीय रिजर्व बैंक ने। उसके पश्चात क्या हुआ? आरबीआई के केवाईसी को लेकर जारी निर्देश 2016 के निहित प्रावधानों को लागू करने में विफल रहा है। कौन? एक्सिस बैंक। जिस कारण रिजर्व बैंक ने एक्सिस बैंक पर 25 लाख का जुर्माना लगाया। तो आप सभी को थोड़ा सा और बता दूं मैं इसके बारे में कि केवाईसी के क्या नियम है या फिर ये क्या चीज़ है। जो केवाईसी होता है दोस्तों, बैंक के अंदर जो भी कस्टमर होते हैं, जैसे कि आप या मैं कोई भी है, तो केवाईसी वो होता है कि उस केवाईसी के अंदर हमारा जो बैंक अकाउंट नंबर, हमारा आईएफएससी कोड, हमारा पैन कार्ड, हमारा आधार कार्ड, यानी कि जो भी हमारे मुख्य कागज़ वगैरह या फिर हमारा जो भी डिटेल होती है, अगर वो किसी फ्रॉड के हाथ में, फ्रॉडी आदमी में, या फिर जो फ्रॉड करता है या इस प्रकार से लीकेज हो जाए हमारी डिटेल, तो सोचिए आपके साथ क्या होगा। आपके अकाउंट में अगर जो बैलेंस है वो ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा आपके नंबर पे या इस प्रकार से और ज़्यादा लोन भी लिया जा सकता है, यानी कि आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है। तो इसको, इस प्रकार की ढिलाई किस बैंक के द्वारा हो गई? एक्सिस बैंक के द्वारा। तो इसकी वजह से एक्सिस बैंक पर आरबीआई ने कितने का जुर्माना लगाया? 25 लाख रुपए का। अगला क्वेश्चन है कि किस अलगाववादी हुर्रियत नेता ने का 92 साल की आयु में निधन हो गया? अलगाववादी हुर्रियत यानी कि कोई मुस्लिम यानी कि नेता है और 92 साल की आयु में इनका निधन हो गया। तो ये हैं सैयद अली शाह गिलानी। तो इनके बारे में बताऊं कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के एक पूर्व मतलब होता है कि पहले एक्स रह चुके हैं। जैसे कि कोई गवर्नमेंट जॉब करके रिटायर हो जाते हैं ना, तो पूर्व कहलाते हैं। एक्स आर्मी मैन, एक्स टीचर, इसी प्रकार से कि जो रिटायर हो जाते हैं एक तरह से। तो एक पूर्व कश्मीरी अलगाववादी हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी है। 1 सितंबर 2021 को 92 साल की आयु में इनका निधन हो गया। वह जमात ए इस्लामी कश्मीर के सदस्य थे, यानी कि ये कोई कमेटी होगी या फिर कोई पार्टी होगी, तो इस प्रकार से जो ये जमात इस्लामी है उसके ये सदस्य थे। इसके पश्चात उन्होंने क्या किया? तहरीक ए हुर्रियत के नाम से अपनी अलग पार्टी की स्थापना की। उसके पश्चात क्या हुआ? गिलानी 1972, 1970, 1987 तक विधायक रहे, यानी कि 15 साल ये विधायक रहे। उन्हें वहाँ की जनता, कहाँ की? कश्मीर की, यानी कि जम्मू कश्मीर की जनता जो है, किसे, जो ये नाम है सैयद अली शाह गिलानी, इन सैयद अली शाह गिलानी को वहाँ की जनता बाबा कहती थी। गिलानी का ताल्लुक जो है बारामूला जिले के कस्बा सोपारा से था। इसके पश्चात आगे बढ़ते हैं कि किस फुटबॉलर ने इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे अधिक गोल करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है? तो वो खिलाड़ी हैं या वो फुटबॉलर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिसने इंटरनेशनल फुटबॉल खेलते हुए सबसे ज़्यादा गोल करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। तो इनके बारे में बताऊं मैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे अधिक 111 गोल करने वाले फुटबॉलर बन गए हैं। कहने का भाव ये है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने वर्ल्ड लेवल पर, यानी कि इंटरनेशनल खेलों में 111 गोल कर दिए और इस प्रकार ये वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने ईरान के अली देई को पीछे छोड़ दिया है। पीछे कैसे छोड़ दिया दोस्तों? कि जो लाइन को कंप्लीट करता हूँ मैं पहले, कि जो ईरान के अली देई हैं इनको पीछे छोड़ दिया, जिनके नाम 109 गोल का रिकॉर्ड था। अब बताता हूँ इसके बारे में कि जो ईरान के अली देई हैं, इन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो से पहले 109 गोल किए हुए थे इंटरनेशनल लेवल पर। यानी कहने का भाव यह है कि अली देई ने इंटरनेशनल 109 गोल किए हुए थे, इनसे ऊपर किसी के गोल नहीं थे। तो इसके पश्चात अब क्या हो गया? उल्टा हो गया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 111 गोल कर दी। तो ये जो ईरान के अली देई हैं वो दूसरे नंबर पर आ गए। यो इन दोनों के अलावा, किन किन के? क्रिस्टियानो रोनाल्डो और अली देई के अलावा कोई अन्य फुटबॉल खिलाड़ी, कोई अन्य फुटबॉल खिलाड़ी 100 गोल के आंकड़ों तक को अभी तक छू नहीं पा सका है।
चाहे उसमें मेसी भी हैं या कोई और ब्राज़ील के या किसी भी देश के बड़े बड़े फुटबॉल खिलाड़ी हैं, वो भी यहाँ तक इन आंकड़ों को छू नहीं पाए हैं जिन्हें अलीदेई और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने छू लिया। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यह उपलब्धि वर्ल्ड कप क्वालिफाई के एक मुकाबले में आयरलैंड के खिलाफ 2 गोल करके हासिल की है, जिसमें पुर्तगाल की टीम ने आयरलैंड की टीम को 2-1 से हरा दिया। यानी कि वर्ल्ड कप क्वालिफाई मैच था, उसके अंदर क्या किया क्रिस्टियानो ने 2 गोल किए और इन्हीं 2 गोल की वजह से पुर्तगाल ने आयरलैंड को 2-1 से हरा दिया। आयरलैंड 1 गोल कर पाई और पुर्तगाल ने कितने कर दिए थे? 2 गोल कर दिए थे। उसके पश्चात नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने उमगोट नदी पर प्रस्तावित उमगोट जल विद्युत परियोजना को निष्पादित करने के लिए निजी विद्युत उत्पादकों के साथ एक समझौते को रद्द कर दिया है? तो वो राज्य है मेघालय। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। आंसर बता दिया मैंने, क्वेश्चन बता दिया, लेकिन क्वेश्चन को समझना भी बहुत जरूरी होता है दोस्तों। तो ये कौन सी सरकार है और कौन सी नदी है? तो ये है मेघालय सरकार, मेघालय राज्य की सरकार है। तो वहां पे नदी है उमगोट नदी और इस नदी पर बिजली पैदा की जाती है। विद्युत परियोजना यानी कि बिजली बनाने के लिए ही होती है दोस्तों ये इस प्रकार की योजनाएं। तो इसको कैंसिल कर दिया उन्होंने और ये जो बिजली उत्पादन का कार्य किया जा रहा था वो निजी कंपनी के द्वारा किया जा रहा था। तो इन निजी कंपनियों के साथ मेघालय की सरकार ने जो समझौता है वो रद्द कर दिया। इसके बारे में और थोड़ा बताऊंगा, मैं बता रहा हूं आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि मेघालय सरकार ने उमगोट नदी पर प्रस्तावित उमगोट जल विद्युत परियोजना को निष्पादित करते हुए निजी विद्युत उत्पादकों के साथ एक समझौते का रद्द कर दिया। अभी मैंने क्वेश्चन आपको समझाया तो यहां तक आप सभी समझ चुके हैं। उसके पश्चात दावकी नदी के रूप में लोकप्रिय हिमालय की उमगोट नदी निर्विवाद रूप से अपने साफ जल के साथ एशिया की सबसे स्वच्छ नदी है। बताऊं मैं इस लाइन को कि जो दावकी नदी है, आप पढ़ रहे हैं, ये आपके सामने है दावकी नदी, इसको क्या बोला जाता है? उमगोट नदी भी बोला जाता है, या फिर ऐसे लगा ले जो उमगोट नदी है इसको दावकी नदी भी बोला जाता है। तो यह हिमालय के अंदर सबसे लोकप्रिय है और इसके साथ साथ बिना किसी बाधा के ना या फिर बिना किसी ऑब्जेक्शन के यह जो है साफ जल के लिए पूरे एशिया के अंदर सबसे स्वच्छ नदी है। यह पूर्वी शिलोंग पीक से निकलती है जो समुद्र तल से 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह नदी बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा के करीब भी है। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।